बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है 11th आवर और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। आज बहुत सी खबरें हैं जो अहम रहीं, लेकिन एक और अहम तरीन खबर जो एहतसाब से मुताल्लिक थी वो ये थी कि बैरिस्टर फ़ारूक नसीम जो कि वज़ीर क़ानून भी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि जो एहतसाब का कानून है उसमें कुछ तब्दीलियां करने जा रहे हैं। वो तब्दीलियां उन्होंने प्रपोज भी की हैं, जिसके अंदर जो जमानत का इख्तियार था पहले हाई कोर्ट में जाया जाता था, अब ट्रायल कोर्ट को इख्तियार दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ और भी कुछ अहम फैसले किए गए हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले ये दिखा देते हैं कि फ़ारूक नसीम साहब ने इससे मुतालिक कहा क्या है। प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी क्लैरिटी है, कैबिनेट की तरफ से भी क्लैरिटी है, और जो हम करने जा रहे हैं दो तीन चीजें आपके सामने मैं रख दूं। नैब में जो अमेंडमेंट्स, नैब के कवानीन के तहत जो बेल की पावर है वो ट्रायल कोर्ट को होनी चाहिए, तो हम ये करने जा रहे हैं। अगर कोई आदमी होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस से कनेक्टेड नहीं है, एक प्राइवेट आदमी के खिलाफ नैब की इंक्वायरी या नैब का जुरिस्डिक्शन खत्म होना चाहिए। हमारी थिंकिंग यही है कि प्ली बार्गेन और वीआर होना चाहिए, लेकिन कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। बहरहाल इस हवाले से डिटेल्स अभी सामने आ रही हैं, एलेबोरेट करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है कि हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो असेंबलियों से इसे मंजूर करा सकती है। सेनेट में हाँ, ये मामला हुकूमत को देखना पड़ेगा। बहरहाल वजीर आजम इमरान खान तो कई बार माजी में कह चुके हैं कि नैब का काम सुस्त है। जाहिर है कि अब तो हो सकता है वो मुतमईन हो गए हों, लेकिन इससे पहले शुरू में जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपना ओहदा संभाला था तो उनका कहना था कि नैब अगर मेरे नीचे होती तो 40 से 50 लोगों को पकड़ के मैं जेल में डाल देता। उन्होंने मजीद क्या कहा, उन्हीं के अल्फाज आपको सुनवा देते हैं। ये जो केसेस हैं ये 10-10 महीने पहले केस चल रहे हैं। कहते ये इमरान खान ने केसेस कराए हैं। अगर इमरान खान के नीचे आज नैब होती तो कम से कम 50 लोग जेलों में होते आज। ये शुक्र करें मेरे नीचे नैब नहीं है। 10 साल में चार्टर और डेमोक्रेसी के नाम पे जो इस मुल्क को लूटा गया है, मैं आपको कहता हूं कि ये क्रिमिनल्स है मुल्क है। मुझे अफसोस ये नैब हमारे नीचे नहीं है। मेरे नीचे नैब होती आज कम से कम 50 बड़े बड़े करप्ट लोग जेलों के अंदर होते। अच्छा, ये तो था वजीर आजम पाकिस्तान का मौकिफ। बिलावल भुट्टो और हमजा शहबाज ये कहते रहे हैं कि हाँ, क्योंकि क्रिटिसाइज किया जाता रहा कि जब आप लोग हुकूमत में थे तो आप लोगों ने इन कवानीन में तब्दीली क्यों नहीं की। तो इस पर बिलावल भुट्टो और हमजा शहबाज का मौकिफ भी यही था। वो कहते हैं कि नैब काला कानून है और हमारी गलती थी कि हम इसको ठीक नहीं कर पाए। क्या मौकिफ था आप खुद ही सुन लीजिए। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हाथ नीचे करे भाईजान, कानून में कोई नैब एक काला कानून है, और मैंने कहा है कि ये पाकिस्तान के इदारों पर एक धब्बा है जिसका नाम नैब है, और हमसे गलती हुई कि हमने इस काले कानून को, डिक्टेटर के कानून को खत्म नहीं किया। जी, तो गलती तस्लीम कर ली। अब उसको सुधारने के लिए अगर मौजूदा हुकूमत इक़दामात कर रही है तो वो कितने खुशाइंद हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात कर लेते हैं। जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं वज़ीर आला पंजाब, और किसी तारुफ के ये मोहताज नहीं हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सिद्दीकुल फारूक साहब नून लीग की नुमाइंदगी करेंगे हमारे आज के प्रोग्राम में, और इसके साथ साथ आजिज डामरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। ये रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं, इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। कोशिश करेंगे कि राजा आमिर अब्बास भी हमें ज्वाइन कर लें जो कि प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं नैब के, तो उनसे हम जान लेंगे कि हाउ इट्स गोना वर्क। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं हम सिद्दीकुल फारूक साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर फरमाइएगा कि फैसला हो गया है, इस हवाले से खुशाइंद है आपके ख्याल में फैसला? इनिशियल रिएक्शन क्या है आपका? जी, मेरा रिएक्शन ये होगा कि सोच नैब के कवानीन में आदिलाना तरामीम लाने की अच्छी है, लेकिन ये इत्तेफाक राय से होनी चाहिए। इसलिए कि नैब कवानीन एक आमिर ने बनाए, मैंने भुगता इस कानून को, और इसका बुनियादी मकसद ये था कि लोगों को तोड़ा जाए दूसरी सियासी जमातों से और अपनी एक किंग्स पार्टी बनाई जाए। ये परवेज़ मुशर्रफ ने किया। मेरे साथ जो बंदे कराची में बंद थे वहाँ से उन्हें छोड़ा तो उन्होंने जाके मुस्लिम लीग नून कराची के दफ्तर पर कब्जा कर लिया। कुछ हमारे चौधरी साहिबान थे, उन्हें से मामला तय हुआ
तो उन्होंने इस्लामाबाद और लाहौर के मुस्लिम लीग नून के दफ्तरों पे कब्जा कर लिया। मुझे 5 साल की सजा सुनाई 1,05,000 रुपए में, और मुझे जाके सुप्रीम कोर्ट से 11 साल के बाद इंसाफ मिला। एक साहब औरंगजेब तोरू थे, डायरेक्टर NIH के, डायरेक्टर फाइनेंस, उन्होंने 5 साल जेल काटी। ये पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से 20 साल के बाद वो बरी हो गए बाइज्जत। ये तो चला है इस तरह से। और हमारे साथ जो जेलों में कुछ लोग थे, वो नैब के लोगों से मुका करके तो कोई साल को 1.5 साल जितने बंद होता है, ये होता था जितने आप जेल में हैं इतनी सजा दे के आपको रिहा कर देंगे। बाहर जाके आप बड़े लोगों को, सुन ले बस 1-2 जुमले और, बाहर जाके बड़े लोगों की बात माने तो बाकी रिहाई भी मिल जाएगी। तो ऐसा ही हुआ कि उन लोगों को लेन देन करके रिहाई मिली, और बाकी जब उन्होंने पार्टियां तब्दील की तो बाकी भी बरियत हो गई। ये है सूरत हाल। लेकिन वही सवाल जो क्रिटिसिज्म किया जाता है सिद्दीकुल फारूक साहब, कि अगर आपकी हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, अगर उस वक्त ये सारी चीजें सेटल कर ली जाती, नैब कवानीन को देख लिया जाता है, तो आज ये सब ना भुगतना पड़ता आजकल के सिनेरियो में अगर बात की जाए तो। देखिए, ये बात जो आप कर रहे हैं, एक अरसा तो ये चला ना, गलती हमारे लीडरों ने मानी है। अच्छा। और होता भी ये रहा है कि अगर किसी की कौमी असम्बली में अक्सरियत है हुकूमत की, तो फिर सेनेट में बनी नहीं या बनने दी नहीं गई। अभी आप देख लीजिए क्या हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं, जो मैंने इब्तदाई बात की है, कि बिजनेस के लिए, इकानमी को ठीक करने के लिए, और भाई अदलो इंसाफ के लिए, ये अगर बैठ के इत्तेफाक राय से तरामीम कर लें और आप जो है आर्डिनेंस की बातें न करें, तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या होगी। लेकिन जो सूरत हाल, मैं खुद एक इदारे का सरबराह रहा हूं ना, मेरे पास बोर्ड भी था, लोग नहीं करते थे काम। और एक फेडरल सेक्रेटरी साहब ने 15 दिन पहले, मैंने एक निजी जगह गुफ्तगू कर रहा था मैं उनसे, तो उन्होंने कहा लोग काम नहीं कर रहे, और अगर वो करे तो लिख देते हैं साथ के फलां के कहने पे कर दिया है, और साथ फिर वो वादा माफ गवाह बनने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसलिए लोग नहीं कर रहे काम। यानी कि जिसके सिग्नेचर के बगैर फाइल आगे नहीं जा सकती, महकमे का सरबराह तो सेक्रेटरी होता है, तो वो दस्तखत करने को तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें डर है कि पकड़ा ना जाए। वो फाइल घुमाएगा। अच्छा। वो फाइल घुमाएगा। यानी मेरे साहब एक सेक्रेटरी मुझसे ऊपर थे मिनिस्ट्री में, उन्होंने एक मंसूबे की फाइल 2 साल वो घुमाते रहे, हालांकि निहायत मेरिट पे काम था, और वो फाइल जो है वो अगर दस्तखत कर देते तो मेरे महकमे की 20 करोड़ रुपए सालाना आमदनी मजीद बढ़ जाती। अगर जो 2 साल बाद बढ़ती, वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता तो 20 करोड़ रुपए आमदनी बढ़ जाती। नहीं, उन्होंने कहा भाई मैं नैब से डरता हूं, मैं तो ऐसे ही चलाऊंगा। चले, नैब का डर तो अब तो खत्म करने की कोशिश की जा रही है गालिबन। तो आजिज हमरा साहब, आप साथ देंगे हुकूमत के इस मामले में? अगर आजाद होंगी नैब कोर्ट्स, नैब की अदालतें जब तक साहब से ये सवाल करना चाह रहा हूं मैं, नैब के बारे में सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ चीफ जस्टिस साहिबान, मुख्तलिफ जजेस साहिबान, अच्छा। और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान और जजेस साहिबान के रिमार्क्स देख लें, ये एक व्हाइट पेपर बना लें, उन्होंने क्या कहा है उसको भी सामने रखें, अपोजिशन को आज भी इस हवाले से हाई कोर्ट के रिमार्क्स सामने आए। मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं होगा। बहरहाल आजिज दामरा साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब तो खुश हैं। आप समझते हैं कि मुनासिब अमल है ये तब्दीली जो की जा रही है? जाहिर है आप लोग चाहते थे कि कालापन हो। आजिज दामरा साहब, मशरूत आजिज दामरा साहब, आप तक कोई टेक्निकल वजूहात के बुनियाद पर मैं बात पूरी ना तो आपकी समझ पा रहा हूं, और ना अच्छा। अभी जो रिस्पांस किया है सिद्दीकुल फारूक साहब ने, उन्होंने रिस्पांस किया है। मगर जितनी भी मैं बात समझ सका हूं, वो नेब के हवाले से आप जो सवाल कर रहे हैं, देखें नेब कवानीन में अभी जो अचानक एक तब्दीली का ख्वाब देखा है हुक्मरान पार्टी ने, ये मुकम्मल तौर पर बददियानती पर मुश्तमिल है। अच्छा, देखिए, पहली बात तो ये टोटली डिपेंड करते हैं एहतसाब के ऊपर, और एहतसाब का वो इदारा जो एक सो कॉल्ड एहतसाब कर रहा है और वो इंतकाम की सूरत इख्तियार कर चुका है। अब वो खुद कंट्रोवर्शियल है, इसलिए कि हुक्मरान पार्टी के प्राइम मिनिस्टर साहब के बड़े करीबी दोस्त के एक टीवी चैनल में वीडियो पार्ट 1 चलता है। अब उस वीडियो के बाद एक उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो क्वेश्चन मार्क हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर करप्शन सिर्फ फाइनेंशियली करप्शन नहीं होती, किरदार की भी करप्शन होती है। अच्छा, पहले तो वो वजाहत करें, इसमें बदनीयती कहां नजर आई? आजिज दामरा साहब, उस पहलू की निशानदेही कर दीजिएगा साथ ही।
तो मैं तो सवाल ये कर रहा हूं कि हुकूमत को अचानक ये ख्याल कैसे आया, हुकूमत को, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि जनाब ये तो कार्रवाइयां हमारी मंशा के मुताबिक हो रही हैं, और एहतसाब के जो शहजाद अकबर साहब है वो एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी अपना JIT वाली, 2 दिन पहले तो वो मुलाकातें करते रहते थे इनसे, इसलिए ये एक गठजोड़ था। तो अचानक कैसे ख्याल आया भाई, आपकी तो मंशा के मुताबिक ये सारा काम हो रहा है। अब इन्हें पता है, अब इनको पता पड़ गया है कि नैब के सरबराह ने जो एक घंटी बजाई थी उसको अलग बात है कि दबा दिया गया कि अगर मैंने इनके चोरों के खिलाफ कार्रवाई की तो इनकी हुकूमत गिर जाएगी। अब कब तक इस बात को ये रोकेंगे, उनको ढकेंगे, उनको दबाएंगे? इसलिए शायद ये ख्याल आ गया कि नैब के जो कवानीन है वो किसी आमिर ने बनाए। हाँ, हम इस बात को एडमिट करते हैं, मेरे चेयरमैन ने भी किया कि हमने जब इनको कवानीन को तब्दील करना चाहा तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने ये नहीं किए, मगर आज ये कवानीन बिल्कुल चेंज होने चाहिए, मगर अगर हुकूमती मंशा के मुताबिक चेंज नहीं होंगे कि उनके चोर जो है वो फॉरएवर बाहर जाए और ऐसी कोई भी शिक हो वो खत्म की जाए कि जो PTI के अंदर लोग हैं जिनके लिए मैं नहीं कह रहा, नैब चेयरमैन कह रहा है कि इनके खिलाफ फलां लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई तो हुकूमत गिर जाएगी। पहले तो ये वजाहत करें और जवाब दें दोनों, नैब और हुकूमत, बाद में चीज पे बात हो सकती है कि कौन से कवानीन ये तब्दील करना चाहिए। ठीक है, जरा मैं अब शहबाज गिल साहब से मौक़िफ़ इस पे जान लेता हूँ। मीनवाइल एक जुमला और बोल दूं, एक जुमला बोल दूं। सर एक ही जुमला बोलिएगा, फिर आगे मुझे एक जुमला से। अच्छा जी बोले। एक कोई ऐसा सिस्टम भी कर दें कम से कम तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान कि अपोजिशन का एहतसाब तो हुकूमत करे लेकिन हुकूमत का एहतसाब अपोजिशन करे, ऐसा कर लें। नहीं, उसके लिए शहबाज शरीफ है ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हो सकता है इस तरह की चीजें, जाहिर है। नहीं, बाकायदा उनके पास इदारा हो, अच्छा इदारा हो ताकि इनका एहतसाब हम करें। फिर सर तो फिर ऑपोजिशन में रहने का और हुकूमत पे रहने का फिर फायदा क्या हुआ? अच्छा बहरहाल बात कर लेते हैं शहबाज गिल साहब, बराबर कर रहे हैं ना इंसाफ के। राजा आमिर अब्बास साहब भी मीनवाइल ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपको भी बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। शहबाज गिल साहब, सर फरमाइए बदनीयती कहाँ है इस सारे मामले में? ऑपोजिशन कह रही है कि बदनीयती पर मबनी है सारा कुछ। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे समझ नहीं आ रही मैं इनको क्या जवाब दूं, क्योंकि ये वही चाहते हैं जो ये पहले करते थे कि गवर्नमेंट अपोजिशन का एहतसाब करे, अपोजिशन गवर्नमेंट का एहतसाब करे, और दोनों एक दूसरे का एहतसाब ना करें और दोनों लूटें। शहबाज गिल साहब भी दफ्तर में बैठ के दबा के लूटें और सदीक उल फारूक साहब ने जो पिछले 5 साल में लूटा हुआ हो वो दबा के उसे संभाले इन 5 साल, और फिर अगले 5 साल फिर हम उल्टी कलाबाजी मारे दोनों। मैं जो लूटूं वो मैं संभालूं 5 साल और सदीक उल फारूक साहब लूटे आकर। तो ये तो था अरेंजमेंट इनका। तो सदीक उल फारूक साहब अब ऐसा नहीं होना, अब ना आपका एहतसाब हम करेंगे ना हमारा आप करेंगे, एहतसाब करेंगे। अच्छा बात तो सुन लेना। अच्छा ये तो एक ज़िमनी बात, सर जवाब सुन लें सिद्दीक साहब बोलने का मतलब ये तो एक ज़िमनी बात थी, बुनियादी बात जो भी बात कर रहे हैं आप। अच्छा मेरी मर्जी है ना, मैंने क्या जवाब देना है। सदीक उल फारूक साहब बात करने थे, ऐसे ना किया करें। ये 11 बजे वाला शो है, नाइट ट्रेन होती है ये वाला शो, इसमें इतना ना सताया करें दूसरे बंदे को, फिर मैंने सताना फिर आपने कहना काम खराब हो गया। तो सर। बात करने थे आपकी बारी पे, मैंने आपको नहीं चढ़ा। देखें बात यह है बड़ी सिंपल बात है। इन लोगों ने 6000 अरब हमारा कर्जा था, हम बता थक गए और आपको भी हिफ्ज हो गया। अब तो जो 2 साल का बच्चा है ना घर में, उसको भी पता है हम जब ये बात करते हैं। लेकिन करे क्या, अगर किसी का कोई कान काट के ले जाए तो वो बताएगा ना भाई। अगर किसी का नाक कट जाए, किसी की आंख जख्मी हो जाए तो वो बताएगा मैं काना कैसे हुआ था, बताएगा या नहीं बताएगा? पूरे पाकिस्तान के 62 साल में 6000 अरब हमने कर्जा लिया, उसमें हमने इनकी भी गवर्नमेंट थी, उसमें आप देख लीजिए, भुट्टो साहब की थी, बेनजीर साहबा की थी, नवाज शरीफ साहब की थी, कई गवर्नमेंट आई, मुशर्रफ साहब की थी। 6000 अरब में मंगला बना, तरबेला बना, काजल यूनिवर्सिटी बनी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, गोमल यूनिवर्सिटी, BZU, नाम लेते जाए थक जाएंगे आप। पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज बनी, 3 आपने अपनी फौजें खड़ी की, आपकी नेवी, आपकी एयरफोर्स, आपकी पाक आर्मी, एटम बम इल्म है, मोटरवेज आपने बनाई। इल्म है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। आप कहेंगे कि इन्होंने 24,000 अरब रुपए ले लिया। ना, ये इल्म नहीं है, बात पूरी सुन लें जी, बात पूरी सुन लेने दे। ये हमारा हक है, करने देना सर। अब एक खातून को अगर डिवोर्स हुई हो और उसने अपना बच्चा अकेले पाला हो तो वो पूरी जिंदगी बताएगी सारी दुनिया को कि अकेले बच्चा पालना कितना मुश्किल है। आप मत रोके उसे ये बात बताएं, उसे बताने दे जितनी बार भी वो बताती है। अब 6000 अरब जो है
कर्जा था 62 साल का। ठीक है। ये शेर के बच्चे आए 10 साल में इन्होंने 24,000 अरब कर्जा डाला। अब हमें बताते हैं आपने एक साल में 7600 अरब लिया कर्जा। ओ भाई वो हमने नहीं लिया, वो आपने लिया है, क्योंकि आपके कर्जे का 2900 अरब हमें देना पड़ता है साल का सूद। अच्छा, वो भी आप लिए हुए कर्जे इन पे डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमें 10 जी ओहो भाई मेरे, अगर आपके एक बड़े भाई हो वो बाहर चले जाएं, बाहर से वापस आए, इससे पहले कि मैं आप पे आता या हुकूमत ऑपोजिशन आप पे तनकीद करती कि आपने भी 7,600 अरब रुपए 10 माह में ले लिया, तो आप खुद ही आगे आपने कहा ये भी इनकी वजह से कर लेने। जी जी, आप मुझे बात करने दे, मुझे बात करने दे, मेरी बात गलत होगी तो आवाम को फैसला करने दे ना, आवाम बेवकूफ थोड़ी बैठी है सामने। ठीक है सर, मुझे बात करने दे, फैसला आवाम को करने दे, जो भी वो कहते हैं। ठीक है। अब आपने, अगर आपके भाई बाहर गए हुए थे, मुल्क से वापस आए, आपने HBL से कर्जा लिया हुआ है, अब तनख्वाह से 20,000 रुपए अब अगले महीने से कर्जा कटना शुरू होना है, और आप अपने घर की सरबराही दे देते हैं आप बड़े भाई को, तो वो कर्जा उन्होंने नहीं लिया भाई साहब, आपने लिया, क्योंकि अब 20,000 तनख्वाह का जो कटना है वो आपके काम की वजह से कटना है, क्योंकि आपने कर्जा लिया। इस एक साल में, पहले एक साल में तो कर्जों की किस्तें तो इनकी जानिब से भी वापस की जा रही थी $10 कर्जा वापस दिया। करता हूं बात जी, 10 करने देने बात, फिर करते हैं बात। एक किस्तें वापस की जा रही थी। अच्छा, एक किस्तें वापस की जा रही थी 6,000 अरब कर्जे पे। ये बारीक बात है, आपके समझने वाली है। आप हमें कहते हैं, हम आपको बार बार कहते हैं, देख लें, समझ फिर भी नहीं अभी तक आई। एक कर्जा लिया था 6,000, उसकी किस्त भी उतनी होगी ना। एक कर्जा लिया 24,000, उसकी किस्त भी तो उतनी होगी ना। ये आपको फर्क बताने की बार बार कोशिश करते हैं। हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कर्जा इस साल वापस किया है, $10 बिलियन। उसके बाद जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, आज ट्रिब्यून की, डॉन की, बिजनेस रिकॉर्डर की आज की स्टेटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर ने उस पर ट्वीट भी किया है, 73% हमने उसे कम किया है। घर में बैठी जो मेरी माएं बहनें हैं, उनके लिए मैं बताऊं कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, कि हमने पूरी दुनिया में कितना पैसा डॉलरों में देना है और कितना लेना है, यह है करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा होगा तो आपके रुपए की कीमत गिरेगी। ये 56% करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा करके गए आखिरी साल। हमने पहले साल पूरे में 31% कम किया, इस सिर्फ एक महीने में 73%। आप जाहिर है कि आप आवाम को समझाने की कोशिश करें, तो हम शहबाज साहब जरा मैं कानून के हवाले से बात नहीं इनका हिसाब भी करेंगे। अच्छा ठीक है, ये जो पापड़ी वाला था, ये गोलगप्पे वाला था, ये मकसूद था, ये रोज ये बात करते हैं, नैब की बात ये नहीं करेंगे कि इंडियन लोग भी, मैं रोज करनी है। शहबाज साहब, मैं और आप दोनों इसी मुंह के साथ रोज टीवी पे आते हैं ना। अब ना आप अपना मुंह बदल के आते हैं टीवी पे, ना मैं बदल के आता हूं। हम इसी मुंह के साथ रोज चलिए शहबाज साहब, राजा आमिर अब्बास साहब जरा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मुंह है और जो हमारे दिमाग है, तो मैं तो रोज ये शहबाज साहब जरा कानून के हवाले से मैं उनसे जान लूं। मैं भी जवाब देता हूं। आमिर साहब आज वैसे भी आमिर साहब आज नैब का कोई लॉ की चेंज होने की बात हुई तो आमिर साहब मुझे बड़े निखरे और खुश लग रहे हैं। अब जरा उनसे सवाल करने देना, ठीक है, और एक आला पाए के वकील भी हैं, तो मुझे लगता है वो भी अपना जरा अपना सामान तेज कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला वक्त उन्हें बेहतर लग रहा है। चलें सर, नुक्ता नजर उनसे लेने दें। राजा आमिर अब्बास साहब, ये जो काला कानून कहा जा रहा है नैब को, क्यों कहते हैं इसको काला कानून, जबकि 10 साल तक यही काला कानून रहा, उस वक्त कुछ नहीं क्रिटिसाइज किया जा रहा था, अब काला कानून हो गया। जरा ये एलेबोरेट पहले कर दीजिए, क्यों है काला कानून? बड़ा आसान इसका जवाब है। काला कानून इसको इसलिए कहा जा रहा है कि ये काला कानून अब उनको नज़र आ रहा है कि ये कानून वो नहीं कि जिसमें केसेस बना के अलमारियों में रख दिए जाएंगे और वक्त ज़रूरत पे कहीं छोटी मोटी आर्म ट्विस्टिंग होगी। ये काला कानून इसलिए कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने JITs बनवाई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पैनामा के केस में JIT बनाई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में JIT बनाई, और ये इस वक्त इन्हें पता चल रहा है कि अब ये जो कानून है, इस कानून की अमलदारी हो रही है, और ये कानून जो उनसे है कि ये कानून कहता है कि जनाब इसमें अगर आप एक पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, आप अगर इस मुल्क के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, आप अगर इस मुल्क के सदर रह चुके हैं, आप अगर इस मुल्क के इन 2 बड़े ओहदों के नीचे उनकी औलादें हैं, तो आपने जवाबदेही देना है। अच्छा। और आपने जवाब अब जरा तरमीम के मामले पे आ जाएं। आप जवाब तो सुन लीजिए जनाब। जी जी, आपने तो 1 सेकंड लगाया, और उसके बाद मैं आपको अर्ज करूं कि इन्हें ये नजर आ रहा है
कि अब अदालतों में ये 8-8, 10-10 साल केस नहीं चलेंगे। अब अदालतें इनका फैसला करेंगी और फैसले में अदालतें सिर्फ एक चीज पूछेंगी, ये नहीं पूछेंगी कि जनाब ये अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है नहीं हो रहा। अदालतें आपसे पूछेगी रसीदें दे दीजिए, अदालतें आपसे पूछेंगी ये आपके अकाउंट में आके करोड़ों रुपए लैंड कर रहे हैं। अदालतें आपसे पूछेंगी कि ये बेनामी जो अकाउंट्स थे या ये जो फेक अकाउंट्स थे, ये इससे जो पैसा आता है ये दुनिया में राउट होके दोबारा आपके पास आता है, तो इसका जवाब देना है। इसलिए ये कानून अब काला कानून नजर आ रहा है। अदरवाइज ये काला कानून सिर्फ इन चंद सियासतदानों को नजर आ रहा है, इस मुल्क की आवाम को नजर नहीं आ रहा कि ये काला कानून। अब जरा तरमीम जो इस पे तजवीज की जा रही है उनके बारे में जरा बताइएगा कि वो किस तरह से हैं, किसको फेवर कर रही हैं, हुकूमत को कर रही हैं, ऑपोजिशन को फेवर कर रही हैं, या फिर एक जो है वो ओवरऑल जो है वो सही जिस तरह की तजावीज जो है वो आनी चाहिए थी वैसी आ रही हैं आपके ख्याल में? देखिए, ये जो अभी तक तो एक मसवदा है, इसमें दो चीजें ज़हन में रखिए। एक तो ये कि जो बेल का उन्होंने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने एक डायरेक्शन दी थी कि बेल को आप ट्रायल कोर्ट में ले जाइए, ये तो उस हद तक का है। उसके अलावा जो तरामीम हैं वो मैं समझता हूं कि बिल्कुल अगर ये कहते हैं कि प्राइवेट पर्सन के खिलाफ केस नहीं होगा तो ये कतन एक गलत किस्म की तरामीम होगी, क्योंकि आपके इल्म में है कि जितनी भी प्राइवेट सोसाइटीज होती हैं वो एक प्राइवेट शख्स करता है। अगर एक शख्स लाखों लोगों से पैसे लेके और 800 कैनाल पे जाके उसके पास कुछ भी नहीं होता तो इसको ये नहीं रोक पाएंगे। अगर डबल शाह जाके लोगों से अरबों रुपए ले लेता है तो कल को ये नहीं कहेंगे कि वो तो एक प्राइवेट शख्स है, उसके खिलाफ नैब एक्शन नहीं ले सकता। तो ये तरामीम मेरी तो अकल से बाहर है कि ये किस किस्म की तरामीम कर रहे हैं। का मामला भी जाहिर है कि उसके ऊपर भी नजर करनी चाहिए। बिल्कुल। और नंबर 2 ये कह रहे हैं कि जी ब्यूरोक्रेसी को आप नहीं करेंगे। ब्यूरोक्रेसी इज द मदर ऑफ ये करप्शन। ये जितनी करप्शन होती है, चाहे सियासतदान करते हैं चाहे दूसरे ये प्राइवेट पर्सन्स करते हैं, ये तमाम राउट होती है, तमाम सिग्नेचर्स होते हैं, तमाम समरीज बनती हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। तो ये कभी भी नहीं हो सकता है कि आप ब्यूरोक्रेसी को निकालें। बिजनेसमैन अल्टीमेट बेनिफिशरीज होते हैं, आप उनको भी नहीं निकाल सकते। तो ये तरामीम मां सिवाय जो उनसी बेल की हद तक है मुझे होती हुई नजर आ रही है। बाकी कोई तरामीम ना पार्लियामेंट से मंजूर होंगी ना सेनेट से मंजूर होंगी। तो आप ये कह रहे हैं कि ये इम्तियाजी तब्दीलियां हैं राजा आमिर अब्बास साहब? ये तब्दीली है ही नहीं, ये सिर्फ उन्होंने एक बात कर दी। ये तब्दीली मुमकिन ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बेतहाशा जजमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने कह दिया है कि नैब के कवानीन प्राइवेट पर्सन पे भी लगेंगे। नैब के कवानीन ये मुदारबे के आपके केसेस रोज देखते हैं, अगर आप इनको निकाल देंगे तो फिर ये कैसे मुमकिन है। और ये जो फ्रंटमैन सारे होते हैं ये आपके प्राइवेट खास होते हैं। ये जितने आप देख रहे हैं कि फेक अकाउंट्स वाले हैं ये प्राइवेट शख्स है, आप इनको कैसे निकाल सकते हैं ये तरामीम वगैरह। हाँ, ये बैठे हुए गिल साहब, इनके तवज्जुह से मैं एक बात करना चाहता हूं कि अगर आप वाकई ही कोई तरामीम लाना चाहते हैं, यकीन कीजिए एक ऑर्डिनेंस ले आइए फॉर द 6 मंथ्स और उसमें चेयरमैन नैब को ये पाबंद कर दें कि तुमने कोई केस नहीं चलाना मां सिवाय इन 15-20 मेगा केसेस को फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। और नैब की अदालतें 5 से 6 कर दें, 10 कर दें, और सिर्फ अवाम को ये पता चल जाए कि ये 15-20 केसेस का फैसला आ गया है। इसके बाद पीटीआई का ये जो अकाउंटेबिलिटी का नारा है, यकीन कीजिए कि पूरे पाकिस्तान को इस पे इतना यकीन हो जाएगा। और ये एक ऑर्डिनेंस के जरिए हो सकता है। इन 15-20 केसेस को खत्म कीजिए, कोई दूसरा केस चलाने की जरूरत हो जाए। राजा आमिर साहब, अब आपका दिल है कि शो में बैठे हुए लोगों को हार्ट अटैक हो जाए। बहरहाल ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जरा डिस्कस करेंगे कि हुकूमत अब चाहती क्या है। अगर ये तब्दीलियां मुनासिब नहीं हैं तो क्या सोचकर ये तब्दीलियां सजेस्ट की जा रही हैं और मंजूरी उनकी काबीना से ले ली गई। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर। जी, ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सर फरमाइएगा, आप क्या समझते हैं कि जो तरीक़ेकार है और जो तजावीज़ हैं, क्या वाकई ब्यूरोक्रेसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप समझते हैं कि हुकूमत ये इक़दाम कर रही है? मैं बहुत जल्दी पहली बात यह है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, ठीक है, यह कानून साज इदारा है
ये अगर कानून बना देगा तो सुप्रीम कोर्ट भी इसके अंडर ही आती है। जो लोग कानून को जानते हैं, आइन को जानते हैं, उन्हें इस हैसियत का इल्म है। नंबर एक। नंबर दो, सिद्दीकुल फारूक वो आखिरी आदमी भी नहीं होगा जो करप्शन को सपोर्ट करे। मैंने एक मजाक में जो तजवीज़ दी थी, मेरा मतलब ये था कि अगर आप टारगेट करके अपोजिशन को जेलों में बंद करेंगे तो ज़रा हमारे पास इख्तियार आएँ ताकि हम ज़रा इमरान खान साहब के बिलियन सुनामी ट्री को भी देखें, हम ज़रा पेशावर मेट्रो को भी देखें, हम ये बनी गाले का 300 कनाल का मकान भी देखें, हम आपके खटक साहब को भी देखें, आपके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी आपके कुछ 20-25 आदमियों को देखें, ज़रा उन्होंने क्या कुछ किया है। अब इस बात पर आ जाइए कि जो हमारे अपना कानूनदान साहब थे, इन्होंने जो तजवीज़ दी है, इस तरह की तजवीज़ 500 या 100 आदमियों को लटका दो चौक पे, चौराहों में ये कर दो। बाबा, ये किसी कानूनी माशरे में जहाँ कानून की अमलदारी हो, वहाँ ये बातें नहीं होती। कानून की बात करें, अगर इस कानून के अंदर कालापन ना होता, इस कानून के अंदर पूरी सोसाइटी के लिए नुकसान ना होता, तो खुद हुकूमत जो है वो भी ना सोचती। आज वजीर कानून ने ये जो कहा कि जनाब सारे मामलात नैब को सुपुर्द नहीं करने चाहिए और बड़े इदारे हैं वो अपना अपना काम करें, नैब मेगा करप्शन में काम करे और ब्यूरोक्रेसी को और उनको हमने तहफ़्फ़ुज़ देना है। मैंने शुरू में ही जब आपने मुझसे पूछा, मैंने कहा इत्तेफाक राय से कर लीजिए सारे काम, क्योंकि ये मामला यानी कि मामला सिर्फ सवाबदीद पर नहीं होना चाहिए कि किसी की सवाबदीद है कि फलां को गिरफ्तार कर लिया, फलां को छोड़ दिया। ना ना ना, सब का जी बिल्कुल। अब आ जाइए, मुझे अफसोस ये है, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, शहबाज गिल साहब PhD की हुई है इन्होंने, लेकिन उस सवाल का जवाब देने के बजाय कर्जे देखें। 71 साल में कर्जे 24,200 अरब हुए। इसमें पीपल्स पार्टी ने 8,200 अरब लिए 5 साल में, हमने 9,200 अरब लिए, लेकिन PTI की हुकूमत ने 1 साल में 7,600 अरब ले लिए। सर वो कह रहे हैं आप जिम्मेदार हैं उसके, वो कह रहे हैं शहबाज गिल, एक लम्हा शहबाज गिल साहब अपने ही वजीरे रेवेन्यू हम्माद अजहर साहब का जो स्टेटमेंट है तकरीबन 7 हफ्ते पहले कौमी असम्बली में, वो रिकॉर्ड निकाल लें, अखबारों में पढ़ लें। उन्होंने ये रिकॉर्ड पर कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने 5 साल में $35 बिलियन कर्जा लिया, 33.51 बिलियन वापस कर दिया। ठीक है, इसलिए मेरे भाई मुस्लिम लीग नून के दौर में इकोनॉमी 5.8 GDP हुई, हमने इन्फ्लेशन को 4 तक लाया और वगैरह वगैरह, 12,000 मेगावाट बिजली, वो सब माने। आपने इकोनॉमी को महदूद कर दिया, श्रिंक कर दिया, आपकी बरामदात कम हुई। आप जो कहते हो कि करंट जो है खसारा जो है, मेरे भाई जब आप दरामदात बंद कर दोगे, प्रोजेक्ट बंद कर दोगे, तो फिर क्या होगा? आपके सारे मंसूबे बंद पड़े हैं, लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो इस तरह से अगर आप तेल खरीदना भी बंद कर दो, लोगों को कहे सिर्फ साइकिलें चलाएं, तो आपके पास सरप्लस हो जाएगा सारा कुछ। लेकिन क्या साइकिलें चलाएंगे लोग? वजीर आजम इमरान खान ने कह के फलां वजीर आजम जो है मुल्क का, वो साइकिल चलाता है, खुद साइकिल चलाते हैं, खुद तो हेलीकॉप्टर पे बैठ गए। तो इसलिए जो बातें हो सकती हैं, कम अज कम कौल और फेल का तजाद दूर करें, और जो अच्छा काम हो सकता है, मैं ये कहूँगा इस मुल्क में इक्तिसादी तरक्की होगी, दिफा भी मजबूत होगा, अवाम के मसाइल भी हल होंगे, बैनुल-अक़वामी दुनिया में हमारी इज्जत भी होगी। हर जगह कशकोल पकड़ के जाते रहेंगे। देखे ना, इमरान खान ने कहा था ना कि मैं IMF से कर्जा लेने की बजाय खुदकुशी करना पसंद करूंगा, नहीं अच्छा लग रहा था, आते ही कशकोल उठा लिया, कभी इधर जा, कभी उधर जा, कभी उधर जा, कभी उधर जा। तो ये नहीं होगा सिर्फ उस वक्त जब अंदरूनी इस्तेकाम हो, मिलजुल के मामलात को कम अज कम एक मरतबा ठीक करें, और मैं जिदबाजी से इस मुल्क की मईशत और हर चीज को बर्बाद न करें। आपने तो दिफा को भी कमजोर कर दिया है। ये जो इतना रुपया उसकी कीमत कम हो गई है, तो जो चीज 100 रुपए में मिलती थी, अब उसके लिए हमें 160 रुपए देने पड़ गए हैं। इसलिए इसको पूरी ईमानदारी से देखें। शहबाज गिल साहब, शिकायत तो ऑब्वियसली हैं कि फैसले मुश्किल करने पड़े, हालात मुश्किल थे, विरसे में ये मिला,
लेकिन कई तवक्कुआत थी। जो 1 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की गई है, उसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि हुकूमती अखराजात भी बढ़ गए हैं, 18% कहा जा रहा है कि बढ़ गए हैं। उसके साथ अभी MPAs को जो पंजाब के हैं उनको 8 अरब रुपए से ज़ायद की रकम जारी की गई है। हालांकि वज़ीर आज़म साहब पहले इसके खिलाफ थे, फिर आज़ाद उम्मीदवारों के साथ उन्होंने कहा था कि किसी सूरत उनको शामिल नहीं करेंगे, उनको भी साथ मिला लिया जाता है। बहुत सी बैरूनी गैर मुल्की दौरों के हवाले से बात कर ली जाए, IMF के पास जाने के हवाले से बात कर ली जाए, तो ये चीज़ें तो मौजूद हैं सामने। देखिए बात यह है कि जो आपका सवाल है असल में, जो आप एक चीज़ होती है अपोजिशन ने इल्ज़ाम तराशी करनी है, दूसरी आपने करना होता है कि आप देखना चाहते हैं कि 1 साल में गवर्नमेंट ने क्या किया है। इसके लिए या तो आप खुल के बोलने का मौका दें, कोई 3-4 मिनट अनइंटरप्टेड दें, तो मैं आपको एक्सप्लेन करना मेरी अगर मर्जी चले तो मैं आपको पूरा घंटा दे दूं, मेरी बात ऐसा मुमकिनात में से नहीं है। जाहिर है सबको टाइम देना है, मुझे पता है, अंदाजा है। अब उसमें जी मैं यही कह रहा हूं ना, उसमें फिर जो क्वालिटी डिस्कशन आप चाहते हैं वो नहीं हो सकती। उसमें तो एक दूसरे को ताने दिए जा सकते हैं, और आपका सवाल बड़ा मैच्योर होता है जिसका जवाब बहुत मैच्योर होना चाहिए, लेकिन फॉर्मेट जो है वो ताना जनी वाला है कि 4 लोगों ने बोलना है, 36 मिनट है, उसमें आप बात नहीं कर सकते। मैं बहरहाल कोशिश करता हूं उसमें जी। अच्छा, उसमें मैं 2 बातें बताता हूं। देखिए OIC की आजकल बहुत बात करते हैं, मुस्लिम उम्मा की। पाकिस्तान के बड़े करीबी रिलेशनशिप थे जो मिडिल ईस्ट की मुल्क हैं, दूसरा घर है हमारा, बल्कि वो 8 साल से पाकिस्तान के चावल के ऊपर बैन लगा हुआ था कतर में। ये जो चैंपियन थे ना, हर मुल्क के बारे में क्लेम करते थे कि हमारे जाती ताल्लुकात हैं। मुगलिया बादशाह थे, आपको पता है कि इनके हर जगह पे जाती ताल्लुकात। अब आप दे रहे हैं 8 साल में ये पॉइंट पहले कर लेने देना मुझे, आपने सारे ताने तो ना देना, बेरोजगारी, ऑब्जेक्टिवली बात करें ना। आपने अभी सर आप हकायक कर लेने दें। मैं अब अपनी कारकर्दगी बताऊंगा तो आपकी। अच्छा, अब मुझे सदीक साहब बात तो कर लेने दे मुझे। अच्छा, अब 8 साल के बाद हमने चावल के ऊपर से जो चावल के ऊपर बैन था कतर में, उसको खत्म करवाया। हमने पहले साल में जो टैक्स रिटर्न फाइल होती थी, अभी हम इसको पहला साल इसलिए शुरू करेंगे कि पिछला साल सब कुछ ये करके गए थे, बजट ये दे के गए थे, आपको पता है हमने करेक्टेड बजट दिया था बाद में। हमने इस 1 महीने में 81 बिलियन ज्यादा इनकम टैक्स वसूल किया। ये कहते हैं ना इकॉनमी बुरी हो गई है, 81 बिलियन ज्यादा इनकम टैक्स जुलाई टू जुलाई कंपैरिजन में हमने ज्यादा वसूल किया। हमने सेल टैक्स आप देखिए कितना वसूल किया। हमने 130 अरब रुपए के जो लैंड लॉसेस थे, जो चोरी की बिजली थी, वो किया। 5600 के करीब FIR दर्ज करवाई। लेकिन हदफ हासिल हो गया मनी लॉन्ड्रिंग का जो पकड़े। आप इंटरप्ट ना करें, आप इंटरप्ट ना करें, आप सुन लें, आप सुन लें ना थोड़ा सा। 3 अरब रुपए इनके जो वो थे ना, माखा, माजा, राजू, वो जो इनकी मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, आई एम सॉरी ऐसी फजूल से नाम है उनके, 12 को जो इनके मनी लॉन्ड्रिंग क्रिमिनल लोग करते थे, उनमें से 2 को हमने, मैं आपको बता रहा हूं क्यों नहीं आप ऑब्जेक्टिवली बात करें। हमारी सवाल के जवाब नहीं दे रहे। क्या करें शहबाज पढ़े लिखों वाली बात करो ना यार अब आप बात गली थोड़े में चले गए। शुरू हो गए। शहबाज गिल साहब, 3 अरब रुपए हमने, आपको बात अच्छी 3 अरब रुपए हमने रिकवर किए। सुन तो ले, आप अच्छी बात करें, सुन ले मेरी। जैसे पढ़े लिखे आदमी है वैसी बात करें ना। 3 अरब रुपए सदीक साहब बात तो करने देना। 11:40 हुए रात के, आप मैं कर रहा हूं बोल रहे हैं। अच्छी बात करने दे मुझे सर, इख्तिसार से। शहबाज गिल साहब, मुझे धामरा साहब के पास भी जाना है सर। जी इख्तिसार से सर। जी मैं खत्म करता हूं। 3 अरब रुपए हमने रिकवर किए चोरी के। उस 3 अरब में से 1.5 अरब डायरेक्टली गरीब आवाम को दिया। ये नैब ने रिकवर किए 3 अरब डायरेक्टली। हमने गरीब आवाम के लिए रोटी सस्ती रखने के लिए 1.5 अरब की गैस की सब्सिडी दी। अब हम आगे चलते हैं कि हमने 1 करोड़ 30 लाख सिर्फ पंजाब में हमने पौधे लगाए। हमने 1200 किलोमीटर की सड़कें बना रहे हैं। पहली दफा पंजाब की हिस्ट्री में इनका $635 बिलियन का, इनका $635 बिलियन का बजट था पूरा। पंजाब का तरक्याती बजट, क्योंकि कर्जे लेते थे। उसमें से 411 बिलियन इन्होंने खर्च किए थे आखिरी साल में। हमने सिर्फ 320 बिलियन का बजट दिया है। तकरीबन इन्होंने जो दिया था उससे आधा। लेकिन सर आप लोग तो कहते थे कि सेहत पर इन्वेस्ट करना चाहिए। पंजाब की शहबाज गिल साहब, आपके सूबे की बात करूंगा मैं, आपके सूबे की मैं बात करूंगा। आप सुनोगे तो मैं बताऊंगा सर। मैं यही बताने लगा हूं कि हमने पंजाब की हिस्ट्री का आगे बढ़ना है। सबसे बड़ा
सबसे बड़ा हेल्थ का बजट दिया है। सर यही आपको टेस्ट के रेट जो हैं वो जो 50 रुपए था वो 150 रुपया हो गया है, जो 1000 रुपए था वो 2000 रुपए हो गया है। सीटी स्कैन के रेट बढ़ गए। आप कितने सूबे की बात में बयान कर रहे हैं इसका? नहीं, आप ये काम करना है, इसका जवाब भी लेना। मैं उसका जवाब अलग देता हूं, पहले पहली बात का जवाब दे लूं। अब आपके 46 अरब रुपए हमने डेवलपमेंट बजट दिया, जो ये 635 अरब के बजट में देने की इनको तौफीक नहीं होती थी, हमने 320 में वो दिया। आपके लिए बहुत एक सनसनीखेज बात बताने लगा हूं। अच्छा जी। पंजाब के 60% बच्चे 5वीं जमात के बाद स्कूलों से बाहर होते थे। सदीकुल फारूक साहब के स्विट्जरलैंड में जो ये बना के गए थे इनके शहबाज शरीफ, मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको गलती ना लगे मैं क्या कह रहा हूं। पंजाब के 60% बच्चे 5वीं जमात के बाद स्कूल से बाहर होते थे। हमने 22 जिलों में कल से शुरू कर दिया हुआ है। सर बहरहाल शहबाज गिल साहब, अब तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए। आजिज धामरा साहब के पास अब जाते हैं और उनसे कर्जों वाला मैंने सवाल आपसे पूछा था, जवाब दिया। आपकी जानिब वापस आता हूं सर। के लिए टेस्ट पहले भी फ्री थे, अब भी फ्री है। सर टाइम काफी हो गया है। आजिज धामरा साहब, सर फरमाइएगा, अगर हम नैब के मामले पर ही रहते हैं और बात करते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि जो तरीकेकार अभी है और जिस तरीके से तरामीम की बात हो रही है, राजा आमिर अब्बास साहब ने भी रोशनी डाली, इस तरह से क्या हकीकी एहतसाब मुमकिन है पीपल्स पार्टी की नजर में? देखिए, मैं तो यही सोच रहा था कि कौम सोने वाली थी, एक दो झूठ और सुनने देते आप गवर्नमेंट के, वो सारे झूठ सुन के और सो जाती। देखिए, एक ऐसा टाइम था कि पीटीआई के ये लोग जब झूठ बोलते थे, झांसा देते थे, गलत बयानी करते थे, तो कौम उम्मीद के बुनियाद पर इनकी बातों पे एतबार कर देती थी। अब मैंने इसलिए इंटरप्ट नहीं किया शहबाज गिल साहब को। बहुत सारे मौके पे मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इनको रोकूं और टोकूं, मगर मैं चाह रहा था कि ये बोलते जाएं और कौम सुनती जा रही है। अब माशाल्लाह इन्होंने कहा कि इतने पैसे नैब ने रिकवर कर दिए, इतना हमने टैक्स कलेक्शन जो है वो हमने हासिल कर दिया, ये सारे टारगेटेड इन्हें हासिल कर दिए। 1 साल का भाषण ये जो कौम को दे रहे थे, अभी शहबाज गिल साहब आपके प्रोग्राम में कौम को ये खुशखबरी दे रहे थे कि हमने इतने सारे पैसे जमा किए हैं। अरे खुदा के बंदो, आप क्या कौम को बेवकूफ समझ रहे हो या सोशल मीडिया नहीं देख रहे हो? जिस सोशल मीडिया के दाई थे आप लोग कि आपके बारे में कौम और बुढ़ियाएं बाजारों में क्या बोल रही है। जब ये सारे पैसे आपने इकट्ठे कर लिए, कर्जे भी ले लिए, तो फिर ये महंगाई का तूफान क्यों नहीं टल रहा? फिर ये पेट्रोल जो आलमी मंडी में कम हो रहा है और पाकिस्तान में क्यों बढ़ रहा है? मुझे इसकी जस्टिफिकेशन या तरदीद की इसलिए जरूरत नहीं कि ये कौम सुन रही है। अभी ये कह रहे थे कि 22 डिस्ट्रिक्ट में हमने 60,000 बच्चों को स्कूल में दाखिल कर दिया है। जिस सूबे के अंदर आपने 5 साल की हुकूमत पूरी की और तालीम की आप लड्डू की तरह वो लेते फिर रहे थे बाजारों में खुशखबरियां, वहां पर 45,000 में से 21,000 स्कूल गोस्ट है। ये रिपोर्ट है। अब नैब कार्रवाई नहीं करती, मैं क्या करूं? अब नैब मालिम जिब्बा में कार्रवाई नहीं करती, मैं क्या करूं? अब नैब जो है वो अच्छा आजिज दामरा साहब, ये मालिम जिब्बा का केस है क्या? ये जरा पूछिएगा, मालिम जिब्बा का केस है क्या? जो कार्रवाई नहीं कर रही, हम तो गए, आप बता दिए ना, आपने एतराज किया मालिम जिब्बा का केस है क्या? चले सर, मेरी दोनों मशवरा कर ले, दोनों भाई, आप और सदीकुल फारूक मशवरा करके बता दें मालिम जिब्बा का केस है क्या? आप भी बात नहीं कर सकेंगे, मैं आपके झूठ सुनने के लिए नहीं बैठा। नहीं, मैं नहीं। अच्छा, अब जरा राजा आमिर अब्बास के पास मुझे जाने दें। सर, ये मालिम जिब्बा का केस है क्या? राजा आमिर अब्बास साहब के पास मुझे जाने दें जरा प्लीज। उनके वो भी खासी देर से खामोश बैठे। पूछ दीजिएगा इनसे। नहीं, आज धामरा साहब से पूछिएगा मालिम जिब्बा का केस है क्या? इंटरनेशनल चोरों की जमात है। अच्छा देखिए, मेरी बात सुने, राजा आमिर अब्बास साहब से मैं बात करना चाहूंगा। राजा साहब, अब जरा ये फरमाइएगा कि ये जो राजा साहब से कवानीन है, राजा साहब सर सवाल करने देना सर इंटरप्ट ना करें सर, सुनिएगा सवाल कर राजा साहब से 2 मिनट बाद बात कर लीजिएगा। आज इससे पूछ लें। नहीं कि मालिम जिब्बा केस सर, ये मुझे डिसाइड करने देना, प्रोग्राम का वक्त काफी कम रह गया। राजा आमिर अब्बास साहब, आप जरा ये फरमाइएगा कि ये जो कवानीन है जिनके अंदर सदीयत तजवीज़ की जा रही है, आप क्या समझ रहे हैं कि? अरे मुनाफको, मैं कह रहा हूँ खटक साहब से आजिज दामरा साहब सर सवाल करने दें जरा, जिसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। आमिर अब्बास साहब फरमाइएगा कि इससे नैब आपके ख्याल में मौसर होगा, मजीद मजबूत होगा, कमजोर होगा? अच्छा सर, एक क्या होगा? रिक्वेस्ट तो सुन ले, झूठ बोलते हैं इनसे पूछिए मालिम जिब्बा केस है क्या? सर अभी सवाल मुझे राजा आमिर अब्बास साहब, आप इंटरप्ट आपसे पूछिए ना। जी
राजा आमिर अब्बास साहब। इसको जनाब जी सर, जितने झूठ बोले आपने, 21,000 घोस्ट। देखिए इशफाक, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। जी सर, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। एक बात जरा अच्छा, जी जरा गौर से आप इन्हें चुप तो कर आइए प्लीज। प्लीज आप लोग जरा खामोश हो जाए ना, जरा राजा आमिर अब्बास से मुझे जानने दें, गुफ्तगू करने दें प्लीज। वो वजीर दिफा सिद्दीकुल फारूक साहब, करप्शन की है मालूम जबा में। सिद्दीकुल फारूक साहब और शहबाज गिल साहब प्लीज। जी राजा आमिर अब्बास साहब। सर देखिए इशफाक, एक बात बड़ी क्लियर है, हमें जरा कौम को एक बात समझ आ जानी चाहिए कि अभी यहाँ ये जो मुस्लिम लीग के बैठे हुए सियासतदान साहब, इन्होंने एक बात की जी ये कवानीन काले कवानीन हैं। मैं हैरान हूं कि इस मुल्क को ये नजर नहीं आ रहा कि ये जो 3 दफा के वजीर आजम, ये जो सदर, ये जो अरबों खरबों के रुपयों की इनकी प्रॉपर्टीज नजर आती हैं, ये जो टीटीज करोड़ों की आके लैंड करती हैं, सर, वो क्या तो इसको ये काला धन कहते हुए? मेरा सवाल इस वक्त काला धन क्यों नहीं कहते? आप अमेंडमेंट पे आ जाएं, धन क्यों नहीं कहते कि जनाब ये राजा आमिर अब्बास साहब इस वक्त अमेंडमेंट पे आ जाएं, अमेंडमेंट के बारे में बताएं कि इससे नैब आपके ख्याल में मौसर होगा, मजबूत होगा या कमजोर होगा? एक सेकंड, ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये किसी भी तरीके जी, और ये जो अमेंडमेंट्स हैं जी, मैं समझता हूँ कि ये आजिज हमजा साहब आपकी जानिब आ रहा हूं मैं, लेकिन ये जवाब लेने दें जरा। किसी भी तरीके से ये अमेंडमेंट्स किसी भी तरीके से नैब के जो दरामद है, ये जो परफॉर्मेंस है उस पर कोई असर नहीं देगी। ये सिर्फ एक आई वॉश नजर आ रही है, ये कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, मां सिवाय इसके कि जनाब आपने वो जो बेल का एक दे दिया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। अमेंडमेंट्स इस कवानीन में नहीं हो पाएंगी जब तक कि ये हम देखेंगे कि ये जो नंबर गेम्स हैं, कोई नहीं अमेंडमेंट होनी। अगर अमेंडमेंट होनी है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि वो ऑर्डिनेंस के जरिए लेके आए, और वाहिद अमेंडमेंट है कि ये इस मुल्क को निकालें इस नैब के इस चक्कर से, और ये फैसला करवा दीजिए कि ये 15-20 केसेस नैब डिसाइड करेगा, ये अदालतें डिसाइड करेंगी, और यकीन कीजिए कि उसके बाद ना आपको अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। यही कवानीन आपको दुरुस्त अंदाज में होते चलते हुए नजर आएंगे। लेकिन नैब को आपने ये पाबंद करना है कि खुदारा ये केसेस को फाइनल करो हर 6 हफ्तों के बाद आके कि जनाब हम फेस नहीं देखते, हम केस देखते हैं। आप केस देखें और उसको अदालत में लेके आएं और उसको फाइनल करें। तो मेरी दोबारा से रिक्वेस्ट है कि जनाब एक ऑर्डिनेंस आना चाहिए और ये 15-20 केसेस होने चाहिए। किसी पटवारी को छोड़ दें, किसी एसडीओ को छोड़ दें, और कौम को इस 15-20 केसेस जो कि ना नैब ने बनाए हैं, ना कि मौजूदा गवर्नमेंट ने बनाए हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब, आजिज हमजा साहब, शहबाज गिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद रहे। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम के इख्तितामी मराहिल में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम अपने इख्तिताम की जानिब गामजन है। तो आज के प्रोग्राम में हमने बात की नैब कवानीन से मुताल्लिक और जो तरमीम है उसके हवाले से अपोजिशन क्या मौक़िफ़ रखती है। तो अपोजिशन तो इस हवाले से नीयत पर शकूक व शुबहात रखती है कि हुकूमत को अचानक कैसे ख्याल आया नैब कवानीन में तब्दीली का, और इससे किसको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। एक तासुर है वो ये है कि इससे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि आजकल फाइलों पर दस्तखत करने से पहले वो कतरा रहे हैं, घबरा रहे हैं कि अगर हम साइन करेंगे तो कहीं हमें पकड़ ना लिया जाए। तो हुकूमत ये चाहती है कि ना सिर्फ ये कि कारोबारी तबके को बल्कि ब्यूरोक्रेट्स को भी फ़ायदा पहुंचाया जाए। लेकिन मसला सारा ये है कि तज्जियाकार ये भी समझते हैं कि अगर कोई सियासतदान किसी ब्यूरोक्रेट के बगैर करप्शन नहीं कर सकता, लेकिन ब्यूरोक्रेट उसके बगैर भी कर सकता है, क्योंकि जो भी फाइल आगे मूव होनी होती है तो उसके अंदर ब्यूरोक्रेट के दस्तखत के होना ज़रूरी है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मद्देनजर रखना होगा। और जाहिर है कि हुकूमत अगर नेक नियति से ये तब्दीली करती है तो इसको ऑब्वियसली आवाम भी वेलकम करेंगे, क्योंकि आवाम भी चाहते हैं कि जो लूटा गया पैसा है उसकी रिकवरी मुमकिन हो सके। 11th आवर से फिलहाल इतना ही। अशफाक के साथ सत्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।